हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए, एनुअल एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखें तो अपने लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम 3 से 4 अंकों वाले ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि डेफिनेट रूप से आपके एनुअल एग्जाम में जिनके क्वेश्चनों की आने की पूरी संभावना है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्यों। देखिए, यदि हम बात करते हैं लाइसोसोम की तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही याद रखना है, क्वेश्चन से ही आपको याद रखना है कि जो लाइसोसोम होता है उसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो देखिए, लाइसोसोम में क्या होता है। लाइसोसोम के अंदर कई सारे कोशिकांग होते हैं। उन कोशिकांगों के अंदर जो विभिन्न प्रकार के संगठक होते हैं उनका पाचन करने वाले लगभग 25 प्रकार के प्रकीर्ण या एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। यानी लाइसोसोम के अंदर ऐसे 25 प्रकार के लगभग एंजाइम या प्रकीर्ण पाए जाते हैं जो कि कोशिकांगों के विभिन्न संगठकों का पाचन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से प्रोटीन हो सकते हैं, जैसे राइबोन्यूक्लियस प्रोटीन हो गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस प्रोटीन हो गया, इसके अलावा ग्लाइकोसिडेज एंजाइम हो गया, इसके अलावा प्रोटीएज एंजाइम हो गया, या इसके अलावा फास्फेटेज व सल्फेटेज एंजाइम हो गए। ये सभी के सभी एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों के अंदर उपस्थित विभिन्न संगठकों का पाचन करने का कार्य करते हैं। लेकिन क्या होता है, देखिए कि किसी कारणवश जब ये एंजाइम लाइसोसोम के बाहर आ जाते हैं तो होता क्या है ऐसी कंडीशन में कि कोशिका के जो विभिन्न संगठक या घटक होते हैं उनका विघटन होने लगता है और ऐसी कंडीशन में जो कोशिकाएं होती है उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। मतलब कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है लाइसोसोम के अंदर, इसी कारण से हम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है। अक्सर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यह क्वेश्चन जो है मुख्य रूप से आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। ये वर्ष 2019 में आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसलिए यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब देखिए, जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि डीएनए व आरएनए में 4 अंतर लिखिए। यानी 4 अंतर आपको तैयार करने हैं डीएनए व आरएनए के मध्य, यानी डिफरेंसेस बिटवीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि यदि हम बात करते हैं डीएनए व आरएनए में डिफरेंस की, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं डीएनए की तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वहीं आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। पहला प्रमुख इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जो डीएनए होते हैं ये मुख्य रूप से केंद्रक में पाए जाते हैं। डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए आपको याद रखना है कि ये मुख्य रूप से केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। वहीं आरएनए की यदि बात की जाए तो आरएनए मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, ये मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है। जो दूसरा डिफरेंस वो ये है कि ये दोहरे न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं। डीएनए में आपको याद रखना है कि 2 श्रृंखलाएं होती है। कितनी श्रृंखला, डीएनए में 2 श्रृंखलाएं होती है, अर्थात डीएनए जो है दोहरी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। जो डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, अर्थात कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के डीएनए की एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो डीएनए की कितनी श्रृंखलाएं होती है, 2 श्रृंखलाएं होती है। वहीं आरएनए में आपको याद रखना है कि आरएनए केवल और केवल एक ही श्रृंखला का बना होता है, यानी ये इकहरी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बने होते हैं। जो आरएनए में श्रृंखला बनी होती है वो भी न्यूक्लियोटाइड की ही बनी होती है, लेकिन इसमें एक ही श्रृंखला होती है। तो डीएनए में आपको याद रखना है कि दोहरी श्रृंखला होती है, यानी 2 श्रृंखलाएं होती है, जबकि आरएनए में आपको याद रखना है कि एक ही श्रृंखला होती है। तीसरा डिफरेंस क्या है इनमें, देखिए कि इनमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। जब भी डीएनए की बात आती है तो इसमें शर्करा की बात जरूर पूछी जाती है। तो डीएनए में आपको बताना है कि इसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। वहीं आरएनए की यदि बात की जाए तो आरएनए में आपको याद रखना है कि इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा, राइबोज शर्करा पाई जाती है। अगला डिफरेंस देखिए क्या है, चौथा डिफरेंस ये है कि डीएनए की यदि हम बात करते हैं तो इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एवं थायमिन प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं। यानी 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं डीएनए के अंदर भी और आरएनए के अंदर भी। तो डीएनए में 4 प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड
बेसिकली जो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होते हैं। वहीं आरएनए में भी 3 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक समान होते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। लेकिन इनमें क्या होता है कि थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है, यानी 3 नाइट्रोजनी क्षारक स्टार्टिंग के सेम रहेंगे, बस इसमें थायमिन की जगह पर यूरेसिल नामक नाइट्रोजनी क्षारक आ जाता है। आखिरी डिफरेंस इनमें याद करना है आपको कि इनमें प्यूरिन तथा पिरिमिडीन क्षारकों का अनुपात समान होता है, वहीं इनमें आपको आरएनए में याद रखना है कि प्यूरिन व पिरिमिडीन का अनुपात समान नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए व आरएनए में अंतर कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी एनुअल एग्जाम में आपके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तीसरा प्रश्न आज का देखिए क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। जब भी बात आती है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के महत्व की, तो इसके साथ ही साथ आपको समसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व भी तैयार कर लेना है, क्योंकि अर्धसूत्री व समसूत्री कोशिका विभाजन के महत्व में से, दोनों महत्व में से किसी न किसी का महत्व एग्जाम में आपके डेफिनेट रूप से पूछा जाता है। तो देखिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के यहाँ पे कई सारे महत्व हैं। सबसे पहला जो महत्व है वो ये होता है कि इसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या एक समान बनी रहती है। अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी जो जीवों में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है, वो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का ही परिणाम होता है। इसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है कि इस विभाजन के कारण जो जनक होते हैं, जनक के समान ही कोशिकाएं पैदा होती है। देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे महत्व है कि दूसरा क्या महत्व है। यहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरा महत्व जो होता है इनमें मुख्य रूप से, उसमें आप पाएंगे कि इनमें जो दूसरा महत्व होता है इस विभाजन के कारण आपको याद रखना है कि जनक के समान ही कोशिकाएं एकदम से पैदा होती है। तीसरा देखिए तीसरा महत्व क्या है कि इस विभाजन में जीन विनिमय होता है, जिसके कारण यह नए गुणों के बनाने में भी सहायता करती है। अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जीन विनिमय होता है, जिसके कारण नए गुणों के बनने में भी सहायता मिलती है। और चौथा इसके बाद देखिए इम्पोर्टेंस क्या है कि इसके कारण विभिन्नता पैदा होती है। वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंस है कि इसके कारण विभिन्नता यानी कि वेरिएशंस डेवलप होते हैं, और वेरिएशंस से ही विकास होता है, अर्थात डेवलप होता है, जो कि जैव विकास के लिए आवश्यक होता है। आखिरी देखिए एक महत्व है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का। इसके कारण एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है। ये वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। पांचवा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे महत्व है कि इसके कारण एक द्विगुणित कोशिका से, मतलब जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन जो एक कोशिका भाग लेगी वो द्विगुणित कोशिका होगी, जिसमें से जो 4 कोशिकाएं बनेगी वो कैसी होगी, अगुणित कोशिकाएं होती है, अर्थात हेप्लॉइड सेल होती हैं। चौथा प्रश्न देखिए क्या है कि C3 व C4 पादपों में अंतर लिखिए। कम से कम आपको 4 अंतर फिर भी तैयार करना है, क्योंकि 5 अंक के प्रश्न इस बार नहीं आने वाले हैं। 4 अंक के क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान में रख के चलना है। तो C3 प्लांट जो होते हैं और C4 प्लांट, इनमें आपको डिफरेंस जरूर तैयार करके देखना है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके वर्ष 2022 में पूछा भी जा चुका है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पहले से ही हो जाता है। पहला देखिए डिफरेंस क्या है। C3 पादपों की यदि मैं बात करता हूँ तो इनमें प्रथम स्थिर प्रकाश संश्लेषी उत्पाद जो है PGA का निर्माण होता है, जो कि 3 कार्बन परमाणु वाला होता है। यानी C3 पादपों का जो प्रथम उत्पाद होता है वो PGA यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है, और यह 3 कार्बन परमाणु वाला होता है। जबकि यदि मैं बात करूं C4 पादपों की, तो C4 पादपों में आपको याद रखना है कि इसमें प्रथम स्थिर उत्पाद जो होता है वो OAA यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, जो कि 4 कार्बन परमाणुओं वाला होता है। तो बेसिकली पहला डिफरेंस यही याद रखना है कि C3 पादपों में आपको याद रखना है C3 पादप जो होते हैं इनका प्राथमिक उत्पाद जो है PGA यानी फास्फोग्लिसरिक एसिड होता है। वहीं जो C4 पादप होते हैं इनका प्रथम उत्पाद जो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, और इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 होती है C3 पादपों में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है C3 पादप, उसी प्रकार आपको याद रखना है कि C4 पादपों में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। इसके बाद देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि केल्विन चक्र बेसिकली पर्ण मध्योतक में होता है। इनमें जो केल्विन चक्र होता है वो पर्ण मध्योतक भाग में होता है, जबकि C4 पादपों में केल्विन चक्र जो है वंडल छाद में होता है। कहाँ होता है, वंडल छाद में होता है। तीसरा इनमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है
कि प्रकाश श्वसन जो है मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि स्पष्ट और अधिक होता है। इनमें प्रकाश श्वसन कितना मात्रा में होता है? जो C3 पादप होता है इसमें प्रकाशीय श्वसन की मात्रा अधिक होती है और स्पष्ट रूप से होती है, जबकि C4 पादपों में प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है। चौथा डिफरेंस आपको याद करना है कि उचित तापमान जो है 10 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस होता है, अतः पौधे इस कारण से शीतोष्ण होते हैं। तो मुख्यतः आपको याद रखना है कि इनमें उचित तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि C4 पादपों में आपको याद रखना है कि जो उचित तापमान होता है वो होता है, आपको याद रखना है 30 से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस, जिस कारण से पौधे उष्णकटिबंधीय या उप उष्णकटिबंधीय भी होने लगते हैं। देखिए इनमें अगला डिफरेंस कौन सा है कि इनमें जो सामान्य वातावरण होता है, सामान्य वातावरण के लिए C3 पादप जो है अनुकूलित होते हैं, जबकि C4 पादप जो है सामान्य वातावरण के लिए अनुकूलित नहीं होते हैं। ये बल्कि कम पादप पानी तथा अधिक तीव्र प्रकाश एवं उच्च ताप के लिए अनुकूलित होते हैं। अब देखिए आखिरी प्रश्न आज का है कि प्रकाश संश्लेषण की बेसिकली एक प्रकाशीय अभिक्रिया होती है और एक अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय व अप्रकाशीय अभिक्रिया में आपको डिफरेंस तैयार करना है, और ये आखिरी क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसको आपको तैयार करना है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो प्रकाशीय अभिक्रिया, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये अभिक्रिया जो है प्रकाश की आवश्यकता होती है इस अभिक्रिया में, अर्थात यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो आपको यही तैयार करके रखना है कि जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया जो है इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए इसके बाद दूसरा डिफरेंस देखते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है इस क्रिया में प्रकाश का अवशोषण भी किया जाता है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण किसी भी प्रकार से नहीं होता है। इसके बाद देखिए तीसरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि इस क्रिया में ATP तथा NADH2 का उत्पादन होता है। क्या कहा हमने कि इस प्रक्रिया में आपको याद रखना है कि ATP का और NADH2 का उत्पादन होता है, जबकि आपको याद रखना है कि अप्रकाशीय अभिक्रिया में इसमें भी ATP एवं NADH2 का उत्पादन होता है, लेकिन अपेक्षाकृत कम। इसमें भी दोनों का ही उत्पादन होता है, ATP का भी और NADH2 का भी, लेकिन अपेक्षाकृत कम, यानी प्रकाशीय अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कम इनमें NADH2 और ATP का निर्माण होता है। अगला डिफरेंस देखिए क्या है कि यह क्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है, यानी प्रकाशीय अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है ये कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम वाले भाग में होती है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया जो है ग्रेनम के बाहर होती है। कहाँ होती है? ग्रेनम के बाहर वाले भाग में होती है। इसके बाद देखिए अगला डिफरेंस क्या है कि इस क्रिया में CO2 का स्थिरीकरण नहीं होता है। प्रकाशीय अभिक्रिया में आपको याद रखना है कि CO2 का स्थिरीकरण नहीं होता है, जबकि इसमें आपको याद रखना है अप्रकाशीय अभिक्रिया में कि इस क्रिया के द्वारा CO2 का स्थिरीकरण भी किया जाता है। एक आखिरी डिफरेंस देख लेते हैं कि इस क्रिया में जल का विघटन तथा O2 का उत्पादन होता है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया में इसमें ना ही जल का विघटन होता है और ना ही O2 का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 5 से 6 डिफरेंस आपको प्रकाशीय अभिक्रिया व अप्रकाशीय अभिक्रिया में तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इसी प्रकार हम आप लोगों के लिए आपके एग्जाम से पहले कई सारी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।